अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। अच्छा जी, हमारा ये लास्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से। जो नंबर सिस्टम हमने चैप्टर शुरू किया था, तकरीबन हम ई-कैट के हवाले से 4 से 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम के नाम से। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, फिर इनके बाद हम इंशाल्लाह MCQs की क्लास भी अरेंज करेंगे। आपसे डिस्कस किया था यहाँ पर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कॉन्जुगेट और मॉडुलस डिस्कस किया था, कॉन्जुगेट डिस्कस किया था, उनके प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे और इंशाल्लाह उन पर भरपूर तरीके से MCQs आएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। आर्गन डायग्राम क्या होता है? आर्गन डायग्राम आपने इन चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, अच्छे तरीके से समझना है। आर्गन डायग्राम के ऊपर छोटा सा टॉपिक है। हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यहाँ पे पॉइंट P की शक्ल में लाई कर रहे हैं, सही है। मैंने यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ की इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ की। अब मैं इसके कंपोनेंट्स निकालना चाहता हूँ। मैंने कहा ये हमारे पास x कंपोनेंट है जिसे मैं x कहता हूँ, और ये हमारे पास y कंपोनेंट है जो कि इमेजिनरी पार्ट है। एंड दिस इज द आर्ग्यूमेंट, थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट, थीटा आर्ग्यूमेंट कहलाता है। और ये एंगल जो है थीटा यानी आर्ग्यूमेंट क्वाड्रेंट के लिहाज से मुख्तलिफ फाइंड किया जाता है। मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा उनके फार्मूलाज। याद रखना इसमें MCQs पॉइंट ये है कि थीटा जो होगा वो हमारे पास ग्रेटर देन -पाई होगा, ग्रेटर देन -पाई होगा और लेस देन इक्वल टू पाई होगा। लेस देन इक्वल टू पाई होगा और ग्रेटर देन -पाई होगा। ये एंगल इतना होगा, याद रखना। ये एंगल की रेंज अक्सर MCQs में पूछी जाती है। आपने ये देखा कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो Z है, या फिर सही ये Z है, और ये हमारे पास इसकी लेंथ है, ये मॉडुलस है, लेंथ है। मैंने एक पॉइंट P सपोज किया जो कि x y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और मैंने यहाँ पर इसकी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ की जो कि लेंथ जिसकी थी मॉडुलस ऑफ Z, और हमारे पास ये x के अलोंग था x और इमेजिनरी पार्ट जो था वो अलोंग y था, y आइटा। सो यहाँ पर आप z मॉडुलस को आप कैसे लिखते हैं आपको पता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है, आपको बता चुका हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा जो होगा वो आपको मुख्तलिफ मिलेगा। बहरहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपके पास जो थीटा है वो टेंजेंट इन्वर्स ऑफ y अपॉन x होगा, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ y अपॉन x होगा। अब मैं ज़रा डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिहाज से आपसे डिस्कस करूं। आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर देना, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। मान लिया आपके पास जब पॉइंट है अगर वो यहाँ लाई कर रहे हैं, तो आपको मैंने बता दिया कि थीटा क्या होगा फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ y अपॉन x होगा। अगर थीटा लाई कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपके पास जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वो होगा पाई माइनस टेंजेंट इन्वर्स ऑफ। याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है और नेगेटिव कौन होता है, यह आपने याद रखना है। आपको पता है -x होता है, y पॉजिटिव होता है, आपको पता है y प्लस का होता है, और जो x पार्ट होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेगेटिव है, नेगेटिव वो मॉडुलस में लिखा जाएगा, जो पॉजिटिव है वो ऐसे ही लिखा जाएगा। तो याद रखना इस तरह से आप सेकंड, अगर कह दिया जाए कि एंगल लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, या फिर आपको साइन दिया जाएगा, आपको एक छोटी सी निशानी दी जाएगी कि ये है, तो आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। जैसे कि आपको दे दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दे दिया गया √3 माइनस का √3 प्लस आयोटा। अब देखो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये आपको पता है y है, जो रियल पार्ट है ये x है। सो x इज नेगेटिव and y is positive, it means that it is a second quadrant।
आपने इस तरह से पहचानना है। और एंगल फिर इसके लिए कैसे निकालना है, एंगल इसके लिए ऐसे निकालना है, पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी नेगेटिव होगा वो आपके पास मॉडुलस में लिखा जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स बी नेगेटिव, वाई बी नेगेटिव, तो इट्स मीन आप निकाल सकते हैं थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे? माइनस पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स। अब दो मॉडुलस आएंगे, एक y के लिए आएगा, दूसरा x के लिए आएगा। सो आप इस तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए या फिर आपको इंडिकेट कर दिया जाए, जैसे कि आपको अगर कह दिया जाए कि आपके पास है -√3 माइनस आयोटा लिख दिया जाए, तो आपको कहा जाए कि इससे आप क्या निकाल लें, एंगल निकाल लें, इससे आप एंगल निकाल ले, तो आप निकाल सकते हैं। सो आप क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ये किसके लिए था? ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहा था। अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट्स की बात की जाए तो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट के लिए आप इस तरह, सेकंड के लिए आपको पता है जो नेगेटिव है वो मॉडुलस में लिखा जाएगा, पाई में से माइनस होगा। जो थर्ड है उसमें हमारे पास क्या होगा, पाई माइनस पाई में ऐड होगा, माइनस पाई में ऐड होगा, जबकि दोनों के साथ मॉडुलस आएगा जो कि दोनों नेगेटिव है। थर्ड के लिए बात की जाए, थर्ड के लिए बात की जाए तो आपको पता है x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। थीटा कैसे निकाला जाएगा? थीटा निकाला जाएगा -10 इनवर्स मॉडुलस ऑफ y, क्योंकि y नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो ऐसे ही। समझ आ रही मेरी बात? सो इस तरह से आप डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के लिहाज से डिफरेंट तरीके से आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, या आपको मैंने एक छोटी सी मेथड बता दी कि आप इस तरह से टेक्निक को याद कर सकते हैं। जो नेगेटिव होगा उसके साथ मॉडुलस लिखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ एक्स वाई पॉजिटिव, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। मैं ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। आपको अगर याद होगा AS2C मतलब ASTC, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? ए से मतलब है एड, एस से मतलब है शुगर, टी से मतलब है टू, सी से मतलब है कॉफ़ी। आपने ऐसे याद करना है, एड शुगर टू कॉफ़ी। याद रखना, जो हमारे पास x होता है, जो x होता है वो हमेशा कोज होता है, आपको पता है x कोज होता है। जो y होता है वो साइन के तौर पर लिया जाता है। सो आपको ये मालूम है कि हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें तमाम पॉजिटिव होते हैं। एक्स भी पॉजिटिव यानी कोस भी पॉजिटिव, वाई यानी साइन भी पॉजिटिव। ये आपको लोकल तरीका बता रहा हूँ याद करने का, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सो यहाँ पर आपको मॉडुलस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधा सीधा फार्मूला लिखा आपने। सो ए का मतलब क्या है? एड मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। समझ आ रही मेरी बात? ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब क्या है? शुगर मतलब साइन पॉजिटिव, सिर्फ जो लिखा है वही पॉजिटिव। साइन मतलब वाई पॉजिटिव, तो एक्स क्या? एक्स नेगेटिव। टी टू कॉफ़ी मतलब टेंजेंट पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव। टेंजेंट पॉजिटिव कब होगा? टेंजेंट तो होता है साइन अपॉन कोस, तो साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, तब पॉजिटिव होगा। लेकिन साइन और कोस तो थर्ड में पॉजिटिव नहीं होते, दोनों नेगेटिव होते हैं। सो मतलब टेंजेंट के अलावा साइन और कोस दोनों नेगेटिव। और कॉफ़ी का मतलब कोस पॉजिटिव, कॉफ़ी का मतलब कोस पॉजिटिव मतलब एक्स पॉजिटिव मतलब वाई नेगेटिव। समझ आ रही मेरी बात? सो इस तरह से आपने ये तरतीब याद रखनी है। एड शुगर टू कॉफ़ी, इसका शॉर्ट ट्रिक है। एक्स को कॉस ट्रीट किया जाता है, वाई को साइन ट्रीट किया जाता है, और इस तरह से आपने इसको याद रखना है। एंगल्स कैसे फाइंड किया जाता है? पहले आपको टेंजेंट इन्वर्स एक्स वाई अपॉन एक्स लेना है, कोई नेगेटिव नहीं तो मॉडुलस भी नहीं। आप सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पाई में माइनस होगा, टेंजेंट इन्वर्स होगा, और जो नेगेटिव है उसके साथ मॉडुलस है। थर्ड में क्या होगा? माइनस पाई में प्लस होगा, टेंजेंट इन्वर्स जो नेगेटिव है उसके साथ मॉडुलस। दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों के साथ मॉडुलस, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं। और हमारे पास जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें भी
नेगेटिव साइन लगाएंगे, पाई वाई की ज़रूरत नहीं है, टेंजेंट इन्वर्स करना है जो नेगेटिव है उसके साथ मॉडुलस। सो ये था आपका आर्ग्यूमेंट। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अच्छा जी, अब हम एक सवाल डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो अभी मैंने आपको बताया कि एंगल फाइंड करने का तरीका। लेकिन इससे पहले कि प्रॉपर्टीज़, पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते ताकि आपको आसानी हो। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा। √3 प्लस आयोटा, आपको ये एक z दे दिया गया कि इसकी आर्ग्यूमेंट बताओ, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? मैंने कहा था ये x पार्ट है, ये y पार्ट है। सो x देखें तो पॉजिटिव है, y देखें तो भी पॉजिटिव है, तो x y दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? अगेन मैं आपसे कहता हूँ, एड शुगर टू कॉफ़ी। एड का मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सो ये z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे? आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको टेंजेंट का फॉर्मूला बताया, सॉरी थीटा का, आर्ग्यूमेंट का, tan इनवर्स ऑफ जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ, जो भी कोफिशिएंट है आयोटा के साथ कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1 अपॉन रियल पार्ट कितना है? √3। अब टेंजेंट इनवर्स ऑफ √1 अपॉन √3 होता है π/6। सो आपके पास थीटा आ चुका है π/6, ये आपके पास था ये आंसर। अब एक और क्वेश्चन इसी तरह से कर लेता है। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर आर्ग्यूमेंट फाइंड करने का कहता, √3 आयोटा, सही है, ये फाइंड करने का आपको कहते हैं। ये अगेन दूसरा क्वेश्चन है। सो अब प्लीज़ दोबारा देखिए कि यह क्वेश्चन कैसे होगा। अगर मैं यहाँ चलो माइनस लगा देता हूँ, सही है, और ये भी माइनस कर देता हूँ, सो अब और बेहतर हो गया। अब z जो, अब रियल पार्ट भी नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, दिस मीन इट इज़ लाइज इन 2। एड शुगर टू मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पॉजिटिव। टेंजेंट पॉजिटिव कब होगा? जब y और x दोनों नेगेटिव होंगे, तब जाके, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। एड शुगर टू मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। z लाइज इन, आप बता सकते हैं जो z है वो लाई कर रहा है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे तो थीटा कैसे निकलेगा? आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, -π में ऐड कर दो, टेंजेंट इनवर्स, मॉडुलस लगा लो जो नेगेटिव है। मॉडुलस किस किस के साथ लगाओगे? जो रियल पार्ट है उसके साथ भी लगाओगे, क्योंकि x भी नेगेटिव है, इमेजिनरी भी नेगेटिव है। सो आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिख लें। आपके पास आयोटा के पास जो है -√3 है और रियल पार्ट -1 है। सो आप देख रहे हैं -π अपनी जगह, प्लस टेंजेंट इनवर्स जो नेगेटिव होता है मॉडुलस की वजह से वो पॉजिटिव बन जाता है, मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव बन जाता है, तो √3/1 होगा। 1 को छोड़ दो, बच जाए, समझ आ रही? 1 को छोड़ दो। अब आते हैं टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3। जल्दी से बताया टेंजेंट इनवर्स ऑफ √3 कितना होता है? तो 60 होता है, π/3। सो अब -π प्लस π/3 इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास होगा माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3π प्लस π डिवाइडेड बाय 3, तो ये जाएगा -2π/3। ये आपके पास आर्ग्यूमेंट आ चुका। इस तरह से आप फाइंड करेंगे। सो आपको जो 4 फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ उनको आप रट लीजिए, और उसके बाद आपको कोई सा भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा तो आप उसको साइन की मदद से पहचान सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, और उससे आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। अब चलते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अच्छा जी, तो अब हमने 2 क्वेश्चन देखे, उससे आप कई क्वेश्चंस बना सकते हैं। आप पास पेपर्स को अगर आपके पास प्रोवाइडेड है तो आप सॉल्व करें, वरना हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह, उसमें होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं हम।
आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको आप डिस्कस करते हैं। आर्ग्यूमेंट दरअसल थीटा है, आपको बता चुका हूँ। और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो है, अगर आपको लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ याद है तो उसी से रिलेटेड है। समझ आ रही मेरी बात? इक्वल नहीं है, उसी से रिलेटेड है, सिर्फ उस जैसे हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हमने ये क्वेश्चंस किए जो कि हमारे पास थे थीटा के हवाले से। हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। आपको एक क्वाड्रेंट के लिहाज से भी आपको बता दिया कि आपको लाजमी नहीं कि कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट पूछे जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता हो, सेकंड में भी कर सकता है। उसके लिए भी मैंने फार्मूला डिराइव करके दे दिया बाकायदा। आपको क्वाड्रेंट में ये भी सिखाया कि एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ये सब कुछ किया। अब हम आते हैं आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ इन शॉर्ट रिलेटेड ऐसे जैसे हैं जैसे आपने लॉगरिथम पढ़ा। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ तो याद होगी ना आपको, मैट्रिक में कैसे पढ़ा था, वैसे आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी होती है जिसको यूज़ करके आप कोई भी जो काम है वो आसान कर सकते हैं। कोई ऐसा सवाल जो कि बहुत ही मुश्किल हो, आप उनको बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये सवाल लिखा हुआ है, आप इसको करते रहिएगा, आपका इंटरव्यू टेस्ट टाइम निकल जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे करते रहिए, लेकिन आपको लॉजिक आती होगी तो फिर आप बिल्कुल इंशाल्लाह एकदम चुटकी बजा के कर लेंगे। सो ये होती है कमाल। आर्ग्यूमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ ये आपने याद रखनी है। अगर कहीं पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपने क्या करना है, आर्ग्यूमेंट दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ लिखना है। बीच में क्या लगा देना है, एड, जमा का निशान। आप याद है ना, आपको लॉगरिथम में भी ऐसे ही करते थे, लोग दोनों के साथ बीच में प्लस का निशान, मैट्रिक में पढ़ा था। अब दो आर्ग्यूमेंट अगर किसी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हैं तो आप दोनों के साथ आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, बीच में आप माइनस का साइन ऐड कर देंगे, जैसे आप देख रहे हैं। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी ये रही पावर प्रॉपर्टी। लॉगरिथम की भी पढ़ी थी कि अगर लॉग होगा, कोई बेस होगी, उसकी पावर होगी तो पावर पहले आ जाएगा, लॉग और बेस एक साथ लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या कहती है? आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर कोई z है, उसकी पावर जो भी है, समझ आ रही मेरी बात? मैंने यहाँ -1 ले लिया तो पावर नीचे आ जाएगा, जो आर्ग्यूमेंट होगा वो बेस के साथ लिखा जाएगा, लॉगरिथम वाली प्रॉपर्टीज़ है, तीनों के तीनों बहुत ही आसान है। इससे मैं एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन मुलाहिजा कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जा रहे हैं, मान लो ये z1 z2 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको ये प्रॉपर्टी अगर याद है तो आप इस वे में इसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। आपको फिर से बताता चलूँ, आर्ग्यूमेंट आपके पास थीटा होता है, एंगल होता है। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, जो बता चुका हूँ मैं क्वाड्रेंट के लिहाज से। अब यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है। अब यहाँ पर आते हैं, मैं आया इसकी तरफ, मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की। देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया? उससे पहले मैंने ये किया कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मैंने आर्ग्यूमेंट खुद ब खुद लगा दिया। पहले मैंने कहा पहले इसके साथ भी आर्ग्यूमेंट लगेगा, इसके साथ, फिर जाके मैंने कहा इसके साथ भी तो आर्ग्यूमेंट लगेगा। सही है? पहले मैंने आर्ग्यूमेंट्स फाइंड किए, एंगल फाइंड किए विद द हेल्प ऑफ फार्मूला विच वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड। अब हम देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने इसके साथ भी आर्ग्यूमेंट लिख देना है, देखिए इसके साथ भी, ये देखिए आप लिख चुका हूँ। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो इफ़ इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट? The argument is tangent inverse of x y upon x. So you know about this because we have discussed in the previous formula, okay, in previous slides. So here I find the argument pi by 3 because the imaginary part is √3 and the real part is 1. So the y upon x is √3 upon y. Then √3 upon y, what is the tangent inverse of √3 upon 1? Then you know about this, that it is a pi by 3, means 60 degree. Okay, now come to the point. सेकेंड आर्ग्यूमेंट, आप कहते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो आपने ये सोचना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है,
they both are positive. If it is in first quadrant, then what is the argument? Argument is tangent inverse of y upon x. So y part is iota, means the coefficient of iota is 1 and the real part is also 1. So 1 upon 1, tangent inverse of 1 upon 1 क्या बनेगा? पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री. आपको पता लग गया, दोनों आर्गूमेंट आपने निकाल लिए, मतलब ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया. जस्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करने की दे दें, आप प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें, ये आपका क्वेश्चन का आंसर तैयार हो चुका मशीन में. समझ आ रही मेरी बात? सो अब नाउ मैंने कहा प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहते हैं दोनों के साथ आर्ग्यूमेंट बीच में सम. अब ये आर्ग्यूमेंट तो आप निकाल चुके हो, इस आर्ग्यूमेंट का आंसर क्या है? पाई बाई 3. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, टेंजेंट अप्लाई किया, पाई बाई 3 है. ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट था, आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला टेंजेंट इन्वर्स अप्लाई किया, पाई बाई 4 है. मैंने यहाँ पे पुट कर देना शुरू कर दी. इसकी जगह पाई बाई 3, इसकी जगह पाई बाई 4, ये ले आप पाई बाई 3 और पाई बाई 4 पुट कर दी. अब इनको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 और 4 कितने हो जाएंगे? 7 पाई बाई 12. आप देख लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपके पास ये आंसर आएगा. ये इतना टाइम ले रहे हैं, लेकिन ये इतना टाइम नहीं लेता, बमुश्किल आपसे 30 सेकेंड्स ले सकता है, बिकॉज इट इज़ सो सिंपल क्वेश्चन. इफ़ यू आर शार्प एंड इफ़ यू हैव वेल प्रैक्टिस, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, सो इट डज़ नॉट टेक मच मोर टाइम देन 30 सेकेंड्स. ओके, सो ये थे आपके पास आर्ग्यूमेंट के ऊपर क्वेश्चन, इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अच्छा जी, तो अब हम आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सेकंड लास्ट है सॉरी. एक है हमारे पास छोटा सा थ्योरम, जो कि डी मूवर थ्योरम के नाम से है. अब ये टॉपिक किसके नाम से है? आपको दिख रहा होगा, ये टॉपिक हमारे पास पोलर फॉर्म पर मुश्तमिल है. पोलर फॉर्म कहते हैं आमतौर पर. ये पोलर फॉर्म होता बेसिकली क्या है? आपके पास अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ इस सर्किल की, जो मैंने बनाया है एक्स वाई प्लेन पर. अब ये सर्किल जो है, ये यूनिट सर्किल है, बिकॉज इट्स रेडियस इज़ इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट के बराबर है. समझ आ रही मेरी बात? अब मान लो ये इसका रेडियस है, और इस रेडियस यानी सर्कल पर एक पॉइंट P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है r, थीटा. अब हमारे पास जो r, थीटा है, वो x प्लेन से कितना दूर है? एक्स प्लेन से कितना दूर है? y डिस्टेंस. और हमारे पास y प्लेन से कितना दूर है? ये जो y प्लेन है, इससे कितना दूर है? x डिस्टेंस. सो हमने देखा कि ये x और ये y है, और p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? r एंड थीटा. सो हमारे पास r फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, आप याद रखिएगा, r इज इक्वल टू √x² प्लस y². आपको याद होगा, ये मॉडुलस फाइंड करने का एक ही तरीका है. समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, आपने एक फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक रेडियन फंक्शन के नाम से. रेडियन फंक्शन में जब आप फाइंड करते थे कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप कहते थे r इज इक्वल टू √x² प्लस y². आप ये फार्मूला वहाँ इस्तेमाल कर चुके हैं, जो कि किसका है? पोलर फॉर्म से डिराइव्ड हुआ है, यूनिट सर्कल के लिए इस्तेमाल होता है. आपके पास थीटा कैसे निकाला जाएगा, आपको अभी डिस्कस कर चुका हूँ मैं. आर्ग्यूमेंट है, थीटा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो वो ऑब्वियसली आपको पता है कि टेंजेंट इन्वर्स ऑफ y अपॉन x होगा. आपको ये बताता चलो, ये r और थीटा के फॉर्म में आप देख रहे हैं कि x y गिवन होंगे, तो आप r थीटा ऐसे फाइंड करेंगे. क्या x y गिवन है, तो r थीटा आप ऐसे फाइंड करेंगे. अगर आपको x y फाइंड करना होगा, तो क्या करेंगे? चले मैं आपको यहाँ पे तरीका बता देता हूँ. जबकि आपको r और थीटा क्या है? पोलर फॉर्म, और एक्स वाई क्या है? कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई होते हैं, और आर थीटा की फॉर्म में क्या है? पोलर फॉर्म. सो हमने सपोज की पहले कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है. अब हमारे पास यहाँ पर बेस क्या है? एक्स, इस राइट एंगल की मैंने कहा बेस एक्स है. आर क्या है? हाइपोटेनस, एक्स अपॉन आर. x इज इक्वल टू, मुझे x फाइंड करना है, तो r जाएगा कोस से मल्टी करने. हमारे पास ये डब्बे में आ गए x इज इक्वल टू r कोस ऑफ थीटा. अब हमारे पास आते हैं साइन. साइन होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. साइन, तो परपेंडिकुलर क्या है? y,
हमारे पास हाइपोटेनस क्या है r, सो y अपॉन r होगा। सो r गया मल्टी करने किससे, साइन से। अब हमारे पास y आ गया r इंटू साइन ऑफ थीटा, r इंटू साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इसको लिख दूँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपको पता है x प्लस वाई आयोटा होता है, जबकि y नहीं होता। क्या होता है, y आयोटा होता है इमेजिनरी पार्ट। सो मैंने यहाँ पे आयोटा दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दी, सिंपल। y आयोटा बराबर होगा आयोटा साइन r साइन थीटा के, आयोटा r साइन थीटा के। सो ये मैंने दूसरा डब्बा बना दी। अब मैंने कहा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है x प्लस वाई आयोटा, तो आप उसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई आयोटा कार्टेशियन फॉर्म। फिर से कह रहा हूँ, उनको पोलर r थीटा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, r थीटा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप u लिखेंगे। x की जगह आप रख दे ये डब्बा, x को r कोस थीटा, सही है। y आयोटा की जगह आप रख दे आयोटा r साइन थीटा। अब यहाँ से r कॉमन आ रहा है, मैंने यहाँ कुछ लेटर ब्लैक से लिखा है, इसकी ख़ास मीनिंग है, मतलब है, वो है शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, सिस, सिस, सही सुना, सिस। ये आपके पास सिस है, r इंटू सिस, मतलब सी से मुराद कोस, रियल पार्ट कोस थीटा, प्लस आई से मुराद आयोटा, सिस, आई बीच में आ रहा है, एंड एस से मुराद साइन। सो अगर आप एक्स वाई को फाइंड करना चाहें तो आपको आर सिस निकालना पड़ेगा, और आर सिस का मतलब क्या है, यहाँ पे आर फाइंड करेंगे किस फॉर्मूले से, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा फाइंड करेंगे टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स से, तब जाके आप सिस को फाइंड कर सकते हैं। इजीली आप कोस फाइंड कर लेंगे, थीटा पुट करके आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइन फाइंड कर देंगे, थीटा की मदद से आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा आपके पास पोलर फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। सवाल अमूमन पूछा जाता है कन्वर्ट द पोलर फॉर्म इनटू कार्टेशियन फॉर्म। हम एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे करते हैं, चले एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर से बताता हूँ। ये पोलर फॉर्म है, अगर आपको एक्स वाई गिवन है तो आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको पोलर फॉर्म गिवन है यानी आर ऑफ थीटा, तो आप किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यानी कार्टेशियन फॉर्म में। सो यहाँ पर आर भी गिवन होगा, सिस के साथ मतलब कोस के साथ थीटा होगा, साइन के साथ भी थीटा होगा। ऑब्वियसली आर और साइन थीटा अगर आपको गिवन है तो आप उनको पुट कर देंगे, सीधा सीधा आप ये निकाल लेंगे। फुल फॉर्म इसकी ये रही, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और ये शॉर्ट फॉर्म है आर सिस। समझ आ रही मेरी बात? अच्छा, अगर बुरा ना माने तो ये थीटा भी लिख दे, सही है, आर सिस थीटा, मतलब थीटा सिस सी के साथ भी है, एस के साथ भी है, साइन का भी थीटा है, कॉस का भी थीटा है, सो मीन आर सिस थीटा। सो ये था आपके पास पोलर फॉर्म के ऊपर छोटी सी थ्योरी, इंट्रोडक्शंस प्लस कंसेप्ट। अब हम आते हैं how to convert the polar form into Cartesian and the Cartesian form into a polar form. So here we will discuss a question, so inshallah it will clear you about the polar form and Cartesian form. चलिए देखते हैं। अच्छा जी, तो आपके पास यहाँ पर डिस्कस हुआ पोलर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म आपने देखा, x इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा, दीज आर कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म। एंड हमने इनको कंबाइन किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने लिखा था। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने क्या लिखा था, x प्लस वाई आयोटा, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू आर इंटू ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी लिखी, ये कंबाइन फॉर्म थी, आपको बता दी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सो इसमें ये एक्स वाई वाले पार्ट कौन से फॉर्म होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, और ये जो हमारे पास आर, ये जो आर और थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये होता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म आपको गिवन क्या है, सर क्वेश्चन पढ़ते, ये क्वेश्चन बड़ा लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग नहीं है, ये मैंने जानबूझ के इतना एक एक स्टेप वाजे किया है। आप ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, एक दो लाइन में आप चुटकी बजा के कर सकते हैं, अगर आपकी माइंड की जो शार्पनेस है वो आपके हाथ से तेज़ दौड़ने लग जाए। समझ आ रही मेरी बात? आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, सिर्फ इनके स्टेप्स एनालाइज कीजिएगा मैंने क्या किया है। आपको अगर पूछा जाए कि कार्टेशियन आपके पास गिवन है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपके पास गिवन है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं,
√3 प्लस आयोटा, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, जो कि हमारे पास दरअसल होता है ये x पार्ट होता है, कार्टेशियन का x पार्ट, ये y पार्ट। सो x y आपको मैंने बता दिया ला के लिए, ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म होता है, आप समझ जाइएगा x y की फॉर्म में, समझ आ रही है। वैसे है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, लेकिन x y आ रहा है, सो दीज आर not in the form of r and theta, so therefore it is a Cartesian form and the r and theta form is called a polar form। समझ आ रही है। आपके पास ऐसे अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और कहा जाए कि इसको कन्वर्ट करके दिखाओ किस में, पोलर फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म है, पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके दिखाओ, सो कोई मुश्किल नहीं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ करना है कि ये जहन में लड़ाना है कि किस क्वाड्रेंट से ताल्लुक़ रखता है। तो आपने एनालाइज किया कि दोनों साइन पॉजिटिव है, सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट तो आप फाइंड कर चुके डायरेक्टली, क्लिक, आपको लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। पोलर फॉर्म फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, आर निकालना है, थीटा निकालना है। सो आपके पास आर एंड थीटा निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको पता है। ये छोटा सा मैं चार्ट बना देता हूँ। जो आर है वो आपके पास होता है x² + y² होता है, और जो थीटा है वो आपके पास होता है टेंजेंट इन्वर्स ऑफ y/x होता है। सो आपको उसके लिए xy चाहिए, xy तो आपको गिवन है भाई, आप थीटा भी छुटकी बजा से निकाल सकते हो, आर भी छुटकी बजा के निकाल सकते हो। सो बचा क्या, कुछ नहीं, पोलर फॉर्म आ ही तो गया, आर और थीटा ही तो फाइंड करना है, बस यही गेम है। इसके लिए मैंने इतने बड़े वाजे करके जुमले लिख के बहुत सारा बोर्ड भर दी मैंने आपके लिए। सो ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए, आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले आपने क्वाड्रेंट निकालना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, आप निकाल चुके फर्स्ट क्वाड्रेंट है। पोलर फॉर्म में क्या क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, आर थीटा। कैसे निकलनी है, आपके पास एक्स वाई से निकलेंगी। एक्स वाई कहाँ है, एक्स वाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, आयोटा के पास कोफिशिएंट 1, तो y की पावर, y की वैल्यू क्या है 1, √3 रियल पार्ट यानी x इज इक्वल टू √3। सो आपने यहाँ पे क्या करना है, r इज इक्वल, आप r फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे। मैंने दो हेडिंग्स डाल दी। r के लिए क्या किया, √x² + y² का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, वो आपके जहन में होना चाहिए। थीटा के लिए आप क्या किया, आपने क्या किया, tan इनवर्स ऑफ y/x। So here x is equal to √3 and y is equal to 1, because we know that x is equal to √3, y is equal to coefficient of iota which is 1. So 1 हमने पुट की, x और y की जगह स्क्वेयरिंग की, रूट स्क्वायर से कैंसिल, 3 आया, ये 1 आया, 1 3 4 को रूट स्क्वायर से ख़त्म हुआ तो 2 आया, r is equal to 2, ये आपके पास आ चुका। अब आते हैं थीटा की तरफ। थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x। सो हेयर आपको पता है अगेन x किसके बराबर था, √3, y किसके बराबर था 1, सो y इज इक्वल टू 1, देन पुट, दे गेट द आंसर, y की जगह 1, √3 आपने पुट की, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 आपको पता है किसके बराबर है, 30 के बराबर, π/6 के बराबर। समझ आ रही है मेरी बात, आप π/6 लिख दिया आपने। अब क्या करना है, कन्वर्टिंग इनटू अ पोलर फॉर्म, बिकॉज वी हैव अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म विच इज़ अ कार्टेशियन फॉर्म। दरअसल आप इसको कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में। क्या करेंगे, आपको पता है कि आपको इस फॉर्म में दिया था, मैंने लिख दी, सिंस वी हैव गिवन इन दिस फॉर्म वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म विच इज़ कॉल्ड दिस फॉर्म। ये फॉर्म होता है पोलर फॉर्म। सो ये मैंने जर्नल फॉर्म लिखी कि हम जानते हैं कि इस फॉर्म में दिया है, उसमें कन्वर्ट करना। ये फॉर्म कैसा था, ये ऐसा था, √3 प्लस आयोटा था। समझ आ रही मेरी बात। अब आर कितना है जो आपने फाइंड की, उसकी जगह मैंने 2 पुट की, 2 r इक्वल टू 2 पुट की। अब cos π/6 क्या था, थीटा मैंने π/6 पुट की, आयोटा साइन आपको पता है, साइन π/6। सो ये था, आप कन्वर्ट कर चुके कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में। इस तरह से आपने हर क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, बस ये इस तरह से लिखना है। इसको अगेन सॉल्व मत कीजिएगा, अगर आप करना चाहे तो ये मुराद भी पूरी कर ले, लेकिन आपके पास दोबारा ये फॉर्म आएगी, दोबारा इसके बराबर आएगा। तो आपने सिर्फ फाइंड करना है पोलर फॉर्म, नॉट टू सॉल्व द पोलर फॉर्म। सॉल्व करेंगे तो दोबारा आप आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, आयोटा के ऊपर, √3 प्लस आयोटा। आप करके देख लीजिएगा। सो इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, आर थीटा निकालेंगे, उसके बाद आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, r सिस थीटा शॉर्टकट है, r इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस तरह से क्वेश्चन होगा।